हेलो, गुड आफ्टरनून, आदाब। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी। चलती रहेगी ज़िंदगी में रोज़ाना हम आपको एक ख़ास मेहमान से मुलाकात कराते हैं ताकि उनकी जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं, उनकी कहानी है, उसको दुनिया के सामने पेश किया जा सके। कल हमने आपको एक नन्ही सी खिलाड़ी से मुलाकात करवाई थी और आज एक जीनियस, नन्ही जीनियस से हम आपको मुलाकात कराएंगे। वो जीनियस दरअसल कुछ ऐसी हैं कि उन्होंने कुछ टफेस्ट एग्ज़ाम पास किया है। सिर्फ और सिर्फ 11 क्लास की वो तालिबा है, 11 जमात की तालिबा है, लेकिन कुछ ऐसा कारनामा उन्होंने अंजाम दिया है जिसके बाद चलती रहेगी ज़िंदगी में बुलाना लाजमी हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना के साए में ज़िंदगी चल ही रही है, लिहाजा रोज़ाना किसी न किसी डॉक्टर को हम मदऊ करते हैं ताकि वो इस वक्त के हालात को सही तरीके से आपके सामने ला सकें कि आपको कोताही नहीं बरतनी है, लापरवाही नहीं बरतनी है। भले ही वैक्सीनेशन रिकॉर्ड टूट चुका हो, वैक्सीनेशन अच्छी तादाद में हो रही हो, लेकिन अभी पूरी तरीके से टीका सभी को नहीं दिया जा सका है। तो ये किस हद तक तशवीशनाक बात है, इस पर भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चलती रहेगी ज़िंदगी में दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता साहब, जो कि मेंबर हैं नेशनल AEFI कमेटी के, आपका इस्तकबाल करते हैं। और अब से कुछ देर बाद आप एक ख़ास मेहमान जिनकी मैं बात कर रही थी कि उन्हें आपसे मिलवाना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि वो आज की और फ्यूचर की जीनियस हैं। जीनियस दरअसल इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया। हम चाहते हैं कि वो खुद अपनी ज़बानी बयान करें और इस वक्त चलती रहेगी ज़िंदगी के अपर में आप देख पा रहे होंगे कि उनकी हुसूलियाबी क्या है, कामयाबी क्या है, जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हिंट मैं उन तमाम व्यूवर्स को देना चाहूँगी कि नन्ही सी बच्ची को हम इसलिए आपसे रूबरू करा रहे हैं कि उन्होंने कारनामा दरअसल ये अंजाम दिया है कि 11 जमात में पढ़ते हुए, उनका ताल्लुक़ जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से है और 11th स्टैंडर्ड में स्टडी करते हुए उन्होंने नासा के एक एग्ज़ाम को, जो कि टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, उसे पास किया है। 2 स्टेजेस में ये एग्ज़ाम्स हुए थे और उस इम्तिहान को पास करने के बाद अब राह हमवार इस तरह हुई है कि उन्हें नासा जाने का मौका मिला है और वहाँ वो जाकर एरोनॉट से मुलाकात करेंगी और बातचीत करेंगी। तो ये सफ़र कैसा उनका रहा, कैसे उन्होंने इम्तिहान पास किए, ये तमाम बातें हम उन्हीं की ज़बानी जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता साहब, मैं आपके पास आऊँ, चूँकि वैक्सीनेशन का अमल जारी है, बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेट हो गए हैं, लेकिन फुली वैक्सीनेटेड लोगों की तादाद अभी कम है, 30% से ज़्यादा ही है। ये कितनी तशवीशनाक बात है? या फिर जिस तरह से दिगर कंट्रीज़ में हम देख रहे हैं कि कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फुली वैक्सीनेट लोग हो गए हैं, लेकिन हमारी कंट्री अगर आलमी सतह पर देखें तो हिंदुस्तान को आप कहाँ पर खड़ा हुआ पाते हैं? शुक्रिया। जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है, पहली बात यह है कि 1 बिलियन यानी 100 करोड़ डोजेस हम क्रॉस कर चुके हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही अहम माइलस्टोन है। ये 18 साल से अधिक यानी एडल्ट्स की बात हो रही है। 18 साल से कम जो वैक्सीनेशन आगे जाके होना है बच्चों का, वो भी 44 करोड़ का पॉपुलेशन है, वो भी काफ़ी बड़ी एक पॉपुलेशन है हमारी, तो वो भी एक चुनौती है अपने आप में। लेकिन अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो करीब 1/3 1/3 को 2 डोजेस मिल चुके हैं और 1 डोज जो है वो लगभग 80% लोगों को मिल चुका है, 80%। लेकिन अगर बड़ी शहरों की बात करें तो वहाँ 50 से 60% लोगों को करीब 2 डोजेस मिल चुके हैं बहुत सारे बड़ी शहरों में। ये जो है ये बिग पिक्चर है। और चूंकि सीरो पॉजिटिव जी पे जो आंकड़े हैं, जो सीरो सर्विस के जरिए जो हमें मिलता है, जी उसमें भी हमें काफी अधिक मात्रा में लोगों में प्रोटेक्शन मिल रहा है। 80-90% तक जो दिल्ली के रीसेंट सर्वे हैं, हरियाणा से है, केरला से है। जी
इसके अलावा राजीव दास गुप्ता साहब, चूंकि हम सब ऐसे दौर से गुजरे हैं जिस से सामना हमारा कभी नहीं हुआ। एक सर्वे की आपने बात कही तो एक रिपोर्ट को यहाँ पर बता देना ज़रूरी हो जाता है कि मेंटल ट्रॉमा की अगर बात करें तो बच्चे मेंटल ट्रॉमा में रहते हुए लॉकडाउन और कोरोना के दरमियान कई सुसाइड केस ज़्यादा बढ़े हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये कोरोना पैंडेमिक की वजह से ही ऐसा हुआ? ये जाहिर है कि इस पैंडेमिक का जो रूप है और रूप इस हिसाब से कि एक तो इसमें मौत जो हुई है, जो बीमारी है वो काफी गंभीर है। इंटेंसिव केयर में हफ्तों महीनों तक लोग रहे हैं, दाखिल रहे हैं। हाँ, उनमें से कई लोग जो हैं जरूर ठीक होके घर लौटे हैं। साथ साथ अगर हम देखें तो लॉन्ग कोविड यानी बहुत लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं कुछ लोगों में, कुछ मरीजों में। और ये जो लॉकडाउन रहा है, लॉकडाउन का इफेक्ट जो है वो इकोनॉमिक रहा है, ह्यूमैनिटेरियन रहा है। तो कुल मिला के मेंटल हेल्थ, साइकोसोशल हेल्थ, इन चीजों और पे सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात ये हो जाती है राजीव दास गुप्ता साहब कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि बच्चों के लिए वैक्सीन अभी तक उसको मंजूरी नहीं मिली है और दूसरी तरफ रिपोर्ट्स ये कहता है कि 31 चिल्ड्रन डाई बाय सुसाइड एवरी डे इन 2020। देखिए, बच्चों की स्कूल की बात करें, अगर मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो एडोलेसेंट्स हैं, एडल्ट्स हैं, या उस ग्रुप को भी देखें तो वो करीब 600 दिन जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद रहे। हाँ, बीच में थोड़ा बहुत खुले थे हाई सेकेंडरी वगैरह के लिए, बट वो बहुत ही मिनिमल कॉन्टैक्ट है। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, चाइल्ड केयर सेंटर्स, बच्चे जो खेलते हैं उनका जो सोशल इंटरेक्शन है, इसकी जो कमी हुई है, जो संभव नहीं था एक हिसाब से काफी दिनों तक, इसका जरूर एक बहुत गहरी एक प्रभाव है। और वही हमें देखने को मिल रहा है साइकोसोशल इल हेल्थ या साइकोसोशल हेल्थ चैलेंजेस में। जी बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं जैसा कि राजीव दास गुप्ता साहब ने कहा। राजीव साहब, एक सवाल और, चूँकि अभी फेस्टिव सीज़न है और हम देख रहे हैं बड़े शहरों के फेमस बाज़ार में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए गए हैं, शायद इसी वजह से बेकाबू भीड़ दिखाई दे रही है। तो क्या ये माना जाए, हालांकि कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं, आज की बात करें तो 10,000 प्लस केसेस सामने आए हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब इसी तरीके से लोग भीड़ भाड़ लगाएंगे तो केसेस फिर से 30 के पार आ जाएंगे? निश्चित तौर पे मार्केट्स जो ओपन है इस समय, वो रेस्ट्रिक्शंस इसलिए हटा दिया गया है कि देश में कोरोना के केसेस काफ़ी कम हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिज्यूम करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये सब चलते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूरी तरह से इस समय वापस आ चुका है। ये भी सही है कि जो हाल ही में जो फेस्टिवल्स अभी जो हमने देखे हैं पिछले 2 हफ्तों में, जिन राज्यों के फेस्टिवल्स थे वहाँ केसेस में कुछ हद तक बढ़ोतरी है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे नहीं है। और इसका कारण यही है जो हम पहले बात कर रहे थे कि पीछे का जो इन्फेक्शन है, पर्टिकुलरली डेल्टा वेव में, वो इन्फेक्शन प्लस जो हाई वैक्सीनेशन कवरेज है खासकर शहरों में, ये दोनों के जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है उसमें काफी लोग प्रोटेक्टेड है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि संक्रमण नहीं हो सकता है, संक्रमण जरूर हो रहा है। और क्योंकि लोगों को अब ये लगने लगा है कि उन्होंने वैक्सीनेशन लगवा लिया है, वो वैक्सीनेट हो गए, उनका परिवार वैक्सीनेट हो गया है, तो वो आम तरह जैसे पहले वो घूमा फिरा करते थे वैसे घूम सकते हैं। बल्कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ में हमें देख रहे राजीव दास गुप्ता साहब की बूस्टर डोज की बात होने लगी और लगने भी लगी, लेकिन हमारी कंट्री में अभी पूरी तरीके से फुली वैक्सीनेट पूरी आबादी को नहीं किया जा पाया है। और उधर एक सच्चाई ये भी है कि अभी बच्चे वैक्सीन से बहुत दूर हैं, उन्हें वैक्सीन अभी लगनी शुरू नहीं हुई है। किस मरहले में है अभी बच्चों को वैक्सीन की मंजूरी देना, किस मरहले में है, किस फेज़ में है? क्या माना जाए कि कितना वक्त लग सकता है बच्चों को वैक्सीनेशन की शुरुआत करने में?
देखिए, बच्चे जो हैं खासकर सेकंड वेव में जो जो डेल्टा वेरिएंट का इफेक्ट है, सेकंड वेव, इसका एक मेजर होता है सेकेंडरी अटैक रेट। यानी अगर हमारे परिवार में 10 लोग हैं और अगर किसी एक को बीमारी होती है तो 10 में से कितने और में ये संक्रमण होगा, ये बीमारी ये फैल जाएगी। फर्स्ट वेव में जो ओरिजिनल वुहान वेरिएंट है उसमें करीब करीब 20-30% इसकी ये रेट था। यानी जी। अगर 10 लोग हैं परिवार में तो 2-3 और लोगों में ये हो सकता है और हुआ भी है। लेकिन डेल्टा का जो सेकेंडरी अटैक रेट है वो 90 ऑलमोस्ट 100% है। तो फैमिली में हर एक को करीब करीब हो जाएगा ये इन्फेक्शन। हर व्यक्ति बीमार नहीं होंगे क्योंकि काफी एसिम्प्टोमेटिक भी रहेंगे। तो इसका चलते हुए सीरो सर्विस में ये पाया गया है कि ज्यादातर राज्यों में जी। जो बड़े हैं एडल्ट्स और जो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो एडोलेसेंट्स हों या और भी छोटे बच्चे हों, इनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सीरो पॉजिटिविटी में 10-15% का फर्क है। यानी बच्चे जो है वो ज्यादातर अभी प्रोटेक्टेड है और ये वैक्सीन के बिना, ये बजाय वैक्सीन के ये प्रोटेक्टेड है नेचुरल इन्फेक्शन से। तो इसलिए जहाँ तक स्कूल रीओपनिंग की बात है, वहाँ बच्चे काफी हद तक सेफ है। वैक्सीन जरूर लगेगी। जो जो वल्नरेबल बच्चे हैं बीमारी के हिसाब से वो प्रायोरिटी है वैक्सीन के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिना वैक्सीन हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं रिज्यूम कर सकते। जी। कुछ देर पहले राजीव दास साहब आपने कहा डॉक्टर साहब की वुहान का जो वेरिएंट है, तो याद आया कि अभी चाइना में फिर से कोविड आउटब्रेक है। तो क्या इससे हिंदुस्तान को डरने की ज़रूरत है? देखिए, आउटब्रेक्स जो है या स्पोरेडिक केसेस जो हैं वो दुनिया भर में लगा रहेगा। वैक्सीनेशन का ये उद्देश्य है कि इन्फेक्शन के बावजूद यदि कोई व्यक्ति वैक्सीनेटेड है तो उनमें ये डिजीज बहुत माइल्ड तरह का होगा और हॉस्पिटलाइजेशन, डेथ, ये सब बहुत कम मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे और वही मिल रहा है। लेकिन ये आपने ये भीड़ भाड़ की बात की, मार्केट्स की बात की, इस संदर्भ में ये बताना चाह रहा हूँ कि जो वैक्सीनेटेड व्यक्ति हैं जी। यदि इन्फेक्टेड होते हैं वो खुद तो उनमें कम बीमारी होंगी, कम इंटेंसिटी की बीमारी होंगी, लेकिन उनके नेज़ोफेरिंक्स में या मुंह में या नाक में जो वायरल लोड है वो एक आम मरीज के तरह ही बराबर होंगे और उनको मास्क पहनने का ये जरूरत है ताकि वो औरों को उनसे कोई संक्रमण ना हो। ये याद रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए इसी तरह से कई सवालों के जवाब हम आपसे जानेंगे। चलती रहेगी जिंदगी में। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, डॉक्टर साहब लौटेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। चलती रहेगी जिंदगी देख रहे हैं आप। हमारे साथ डॉक्टर राजीव दास गुप्ता साहब हैं। साथ ही एक खास मेहमान का अभी भी इंतजार है जिनका नाम मैं डिस्क्लोज कर देती हूँ। हालांकि अपर पर चलती रहेगी जिंदगी की अपर स्ट्रिप पर आप इस वक्त देख रहे हैं। धारा महाजन इनका नाम है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से आती हैं। कुछ कारनामा नासा का जो टफेस्ट एग्जाम है उन्होंने पास किया है। उनसे अब टेक्निकल इशू की वजह से हम उनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर साहब का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राजीव साहब, बच्चों के हवाले से बातचीत हो रही थी। जब स्कूल खुलने लगे थे तो उस वक्त बच्चे को लेकर पेरेंट्स काफ़ी खौफज़दा थे कि स्कूल बच्चों को भेजा जाए या ना भेजा जाए। हालांकि अब उस चीज़ से निकल चुके हैं, पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद एक लम्हा उस वक्त आया जब डेंगू, मलेरिया, इससे बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा अस्पतालों में बढ़ने लगी और कई डिस्ट्रिक्ट्स में हमने देखा कि नॉर्थ, स्पेशली नॉर्थ के स्टेट्स में वहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चों की डेथ भी हुई। जिसके बाद कुछ लोगों ने आशंका ये जताई कि हो सकता है कि ये बच्चों में कोरोना का प्रकोप हो, लेकिन इस की कोई निशानदही नहीं हो पाई। नहीं, वो जो आप अलग अलग घटनाओं की बात कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, वो अलग अलग बीमारियां हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही बीमारी से ये मौतें हुई हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ आउटब्रेक्स रहे हैं छोटे, कुछ क्लस्टरिंग ऑफ डेथ्स भी रहे हैं। लेकिन कोरोना के साथ या
या पिछले पिछले 1-1.5 साल की जो कोरोना इन्फेक्शन हो रहे हैं सारी देश में, जी। उसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है। इनफैक्ट कोरोना में कोविड-19 में ये है कि ज़्यादातर बच्चों में ये या तो एसिम्प्टोमेटिक रहता है या बहुत ही एक माइल्ड इन्फेक्शन है। दूसरी बात ये है कि छोटे बच्चे और बड़े बच्चे यानी जो एडोलेसेंट्स हैं 13-12, 13-14 के ऊपर, इनमें छोटे बच्चों में इसका प्रकोप और भी कम होता है। तो इसलिए जब स्कूल रीओपनिंग की बात है, एक्चुअली प्राइमरी स्कूल को रीओपन करना सेफर है। हालांकि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा एम्फेसिस जो रहा है वो +2 में रहा है, क्लास 9-10 में रहा है, लेकिन एक्चुअली बायोलॉजिकली प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन आर एक्चुअली सेफर। इस नजरिए से हमें इसको देखना चाहिए। जी। इसके अलावा मौजूदा वक्त की अगर हम बात करें तो मौजूदा वक्त में लोगों को एक डॉक्टर क्या सलाह देंगे, क्योंकि लोग तो अब कोरोना के बारे में हर कुछ जान चुके हैं, उनको लगता है कि अब कोरोना चला जा चुका है, लेकिन WHO ने जैसा ही पहले कहा है कि पेंडेमिक से एंडेमिक की तरफ कोरोना पहुंच चुका है, लिहाजा हमें उसके साथ रहने की आदत डालनी होगी। लेकिन अब लोग ये हैं कि साथ तो रह रहे हैं लेकिन बिल्कुल भूल जा रहे हैं जल्दी जल्दी कि अब कोरोना है ही नहीं। तो क्या अभी किस हद तक उन्हें मुतहर्रिक रहने की ज़रूरत है और उन्हें सोचने समझने की ज़रूरत है, तहफ़्फ़ुज़ बरतने की ज़रूरत है? जी, नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं भूलना चाहिए कि ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात है कि अलग अलग वेरिएंट्स आ सकते हैं। ये देश में भी नए वेरिएंट चल सकते हैं, विदेश से भी इंपोर्ट हो सकते हैं। इस तरह की पैंडेमिक में, खासकर वायरल पैंडेमिक्स में, ये बहुत ही कॉमन बात है। वेरिएंट बहुत ट्रैवल करते हैं, तो इसलिए एक खतरा, रिस्क जो है वो हमेशा से रहेंगे। बिल्कुल। बाकी राजीव दास गुप्ता साहब, क्योंकि आप उस कमेटी से आते हैं जो कि वैक्सीनेशन के हवाले से हुई साइड इफ़ेक्ट्स पर रिसर्च करती है, मौजूदा वक्त आपकी कमेटी क्या कर रही है इस हवाले से? मौजूदा हालत ये है कि देश में जो AEFI सर्वेलेंस या इन्वेस्टिगेशन और रिकॉर्डिंग के सिस्टम हैं, उस पर लगातार हम ध्यान दे रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं। जैसे जैसे रिपोर्ट आ रहे हैं, वो चाहे जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो या नेशनल लेवल पे हो, उसका कॉन्स्टेंटली रिव्यू हो रहा है। जैसे जैसे न्यू वैक्सीन आएंगे, जैसे स्पुतनिक आ चुका है, कई और वैक्सीन जो है लाइसेंसिंग स्टेज पे है या मार्केट एंट्री स्टेज पे है, तो उन वैक्सीन को भी हम मॉनिटर करेंगे, हम उसका सर्वेलेंस जरूर रखेंगे। यही हमारे इमीडिएट टास्क हैं। जी, तो क्या अभी कोई न्यू वैक्सीन जिन्हें मंजूरी मिली है आपकी कमेटी के सामने, क्या ये मसला दरपेश हुआ कि इसका रिसर्च करना चाहिए? कोई ऐसे केसेस सामने आए? नहीं, कोई जैसे रिसेंटली स्पुतनिक ऐड हुआ है, जैसे ज़ाइकोव-डी की इमरजेंसी की मंजूरी है, कोवैक्स के बच्चों की मंजूरी है, लेकिन वो एक्चुअली प्रोग्राम में आने में हो सकता है कुछ हफ्ते लगेंगे। लेकिन ये जो नए वैक्सीन्स हैं, चूंकि ये न्यू प्रोडक्ट्स हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सब के ऊपर हेल्थ सिस्टम में कि इससे कोई भी एडवर्स इवेंट या सस्पेक्टेड एडवर्स इवेंट होता है तो उसका हम जांच करें, उसका हम मॉनिटरिंग करें। जी, चूँकि हमने ये देखा कि जब वैक्सीनेशन मुहिम की शुरुआत हो रही थी, न्यूज़ 18 उर्दू ने अपने प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को बेदार करने की कोशिश की। आप भी हमारे दरमियान उस वक्त होते थे जब लोग डर रहे होते थे और व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेजेस के हवाले से वो सवाल करते थे कि क्या ऐसा है या क्या ऐसा नहीं है। अब जबकि मंजूरी हालांकि कोवैक्सीन को लेकर बच्चों को दे दी गई है, लेकिन अभी इस हवाले से सर्कुलेशन और इजाज़तनामा अभी जारी नहीं हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि पहले के मुताबिक अब वैक्सीन हेजिटेंसी में कमी आएगी? इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूँगी, लेकिन जिस खास मेहमान का इंतज़ार था, धारा महाजन, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम उनसे पहले नहीं जुड़ पाए। धारा, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। हेलो, कैसी हैं आप? बस ठीक मैम, आप बताइए। मैं ठीक हूँ। आप ये बताएं कि जो आपने कारनामा अंजाम दिया है
उधमपुर से नासा तक की कहानी लोग जानना चाहते हैं आपकी ज़बानी। जी जी, मेरा नाम धरा महाजन है, मैं JNK से हूँ। मैं अच्छा, आपका नाम धरा है या धारा? धरा महाजन। धरा, यस। ठीक है। धरा, आप बताइए आपकी क्या कहानी है? Yes, I have been studying in 11th standard now, and it was really a very too long process. Firstly, उनकी तरफ से हमें एक लिस्ट प्रोवाइड की गई थी टॉपिक कब आपको पता चला कि एग्जाम्स ऐसे होते हैं? इंटरेस्ट आपको कब कैसे आया? इसके बारे में भी बताइएगा। जी, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तो हमारे स्कूल में एक कंपटीशन आया था। इट वाज राइट लाइक अ फॉर्मल लेटर, जिसमें ये सब लिखा गया था कि ऐसे ऐसे एग्जाम है, बच्चे को यूएस भेजा जाएगा। मैं बस देखना चाहती थी कि नासा के एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। अच्छा। I had never expected कि I'll clear it, and I just chose a topic and worked on it, and when I नहीं तो क्या आपने कहा कि 9th स्टैंडर्ड में आपको पता चला था, तो क्या आप एरोनॉट्स बनना चाहती हैं, एस्ट्रोलॉजर बनना चाहती हैं? क्या है आपके मन में जो आप अचीव करना चाहती हैं? जी, या फिर जो आप कह रही हैं कि नहीं, आपको देखना था सिर्फ कि मुझ में कितना है दम, तो चलिए देख लेते एग्जाम देकर। हाँ हाँ जी, यही बात सही है। मुझे बस टेस्ट करना आप था। सेलेक्ट होने के बाद क्या फील कर रही हैं और क्या सोच रही हैं? जी, इट्स रियली वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब जो एग्ज़ाम मैंने कभी दिया ही नहीं। मैं बस फर्स्टली इसे देखना चाहती थी कि हाँ, इसमें अटेम्प्ट मेरा कैसा रहता है। लोग नासा करते हैं, देखते हैं उसके एग्ज़ाम में होता क्या है। अच्छा। बस मुझे एक टॉपिक चूज़ करा, उस पर वर्क करा, और स्टेज 1 का एग्ज़ाम हमारे स्कूल इंस्टीट्यूशन में ही हुआ था। वो 400 मार्क्स। नहीं, ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात है धरा कि आपको शौक भी नहीं था ना कि एस्ट्रोनॉट बनना है या एस्ट्रोलॉजिस्ट बनना है, एस्ट्रोलॉजर बनना है। आपने उसके बावजूद इतना टफ एग्जाम कैसे पास कर लिया? मतलब कुछ तो रहा होगा ना? जी, एक्चुअली बचपन से ही अगर मैं किसी चीज़ को करने का ठान लूँ तो जब तक मुझे वो हासिल नहीं हो जाती। वाह, क्या बात है। तो अभी खुश हो रही हैं? कब जाना है आपको यूएस के लिए? आई एम हैविंग माय फ्लाइट ऑन 9 जनवरी। 9th of January, ओके। यस, एंड रिटर्न फ्लाइट इन इंडिया ऑन 28th जनवरी। तो इसका मतलब आपका 11 दिन रहेगा ये टूर, और इस टूर के दरमियान कहाँ कहाँ आप जाने वाली हैं और क्या सोचे? एक्साइटेड तो बहुत होंगी। जी जी, यस यस। ठीक है, लोगों को क्या कहना चाहेंगे, खासकर अपनी एज की गर्ल्स के लिए आपका क्या मैसेज है? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि फर्स्टली किसी भी चीज़ को देखते हुए कुछ लोग क्या करते हैं, भाई फैमिली कंडीशन से पीछे हट जाओ, आगे पीछे एनवायरनमेंट ख़राब है, पीछे हट जाओ, कभी भी अपने ड्रीम्स को पीछे लाख मत करो। आई जस्ट वांट टू से। एंड दूसरी बात ये बताना चाहूँगी कि जब मैं स्टेज 1 का एग्ज़ाम देने गई थी तो हमारे स्कूल में हमारी एक कलीग आए थे जो कि BEd कर रहे थे। उन्होंने अप्लाई कर रखा था इस एग्ज़ाम के लिए। हाँ। और वो बिल्कुल नर्वस नहीं थे कि स्टेज 1 का एग्ज़ाम कैसे जाएगा। उनका सेंटर हमारे स्कूल में था। तो बस मैंने उनसे जाकर पूछा कि आप नर्वस क्यों नहीं हो इसके लिए? मैं सच में बहुत नर्वस थी। उन्होंने कहा मैं पहले भी 2 बार दे चुका हूँ, इसी वाले में रह जाता हूँ। तो मैंने कहा चलिए, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। कई और सवाल करने थे आपसे, जानना था आपके बारे में, लोगों को बताना था, लेकिन वक्त की बहुत कमी है। आगे भी आपसे हम बात करेंगे। धरा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राजीव साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़ने के लिए।